कितने प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखिए आप लोग। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के होता है, ऐसा पढ़े हो? एक है क्रोमोसोमल, दूसरा है मेंडेलियन। क्रोमोसोमल में कितनी बीमारियां पढ़े हो आप? 4 बीमारियां। कितनी? 4। पहला है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, उसके बाद क्राइडू-चैट, हाँ अच्छा, और क्या था? अच्छा, माइलोजेनस ल्यूकेमिया भी था। अच्छा, ये भी पढ़ चुके हो। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसा बांट के रखे थे ना, एक था ऑटोसोमल, दूसरा था सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल। इसमें भी हम वैसे ही बांट के रखेंगे। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर को, इसको जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। जैसे आपको शुरू में ही बता दिया गया था, क्रोमोसोमल में क्रोमोसोम की बात करेंगे, मतलब सेल डिवीजन के टाइम पर होने वाली बीमारियां। दूसरा है जीन रिलेटेड, मेंडल का मतलब जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जीन में डीएनए में गड़बड़ी के कारण। इसको भी हम 2 भाग में बांटेंगे, एक है ऑटोसोमल, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोमल। ठीक है, अब जीन में ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम क्यों बांट रहे हैं ऐसे करके मत सोचना, है ना। जो क्रोमोसोम है उसके जीन में गड़बड़ी नहीं तो आप पहचानोगे कैसे? यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, ये ले भैया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है। इसको ऐसे बता सकते हो कि कौन सा डीएनए में कहाँ पर गड़बड़ी हुई? बता दोगे? नहीं बता पाओगे। इसी कारण से इसको समझने के लिए हम ऐसे बांटेंगे क्रोमोसोम में। पहले तो देखेंगे बीमारी कौन सा है, उसके बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि सेल डिवीजन के टाइम पे वो बीमारी का जीन कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम बनेगा तो पता चल जाता है, हाँ फलाना ये 15 नंबर का है, 11 नंबर का है, 12 नंबर का, ऐसे करके। ठीक है, उसको ऐसे पता लगा लिया जाता है। समझ गए ना? इसको भी अपन सुविधा के लिए 2 भाग में बांटते हैं, एक है ऑटोसोमल, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर को 2 भाग में बांटे हैं ना, ध्यान से सुनना। एक को हम बोलते हैं डोमिनेंट, एक को बोलते हैं रिसेसिव। दोनों का मतलब समझते हो ना आप लोग? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है मतलब हम क्रोमोसोम 1 से लेकर 22 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम्स। अब इसमें हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब डोमिनेंट में क्या आ जाएगा? क्रोमोसोम का हमेशा ऐसा पेयर रहता है ना, हमेशा ऐसे पेयर में जाते हैं क्रोमोसोम, याद है? ये 1 है मान लो, तो ये दूसरे नंबर का क्रोमोसोम भी ऐसा पेयर में ही रहेगा। 2, ऐसा मालूम है ना, सब पेयर में रहते हैं, नहीं पढ़े हो? पेयर में रहता है। अब डोमिनेंट में क्या होगा? अगर ऐसा पेयर है क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम में अगर एक भी जगह अगर गड़बड़ी है, मान लो यहां पर ऐसे गड़बड़ी हो गई, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम अगर एक जीव में है, मान लो पेरेंट में है, तो उस पेरेंट को भी वो बीमारी है। अगर ये क्रोमोसोम उसके बच्चे में चला गया, यहां से 2 जा सकते हैं ना, ये वाला अलग जा सकता है एक में, ये वाला अलग जा सकता है दूसरे में, ये ऐसा डिफेक्टेड वाला। तो अगर ये चला गया तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, अगर ये डिफेक्टेड वाला गया तो डिफेक्टेड बच्चा पैदा होगा जिसमें डिसऑर्डर होगा। क्लियर ना? एक भी अगर ये जीन या फिर एक क्रोमोसोम चला जाता है तो उसको बीमारी हो जाती है। लेकिन रिसेसिव में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? क्रोमोसोम ऐसे पेयर में है ना, तो यहां पर बीमारी तभी होगी जब ये डिफेक्टेड है, उसके साथ साथ इसके जो साथी है वो भी डिफेक्टेड होना चाहिए, वरना यहां पर बीमारी दिखाई नहीं देगी। सिंपल। यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम गया, मतलब सॉरी, एक गया, ये दूसरा गया क्रोमोसोम। अगर इस जीव में एक नॉर्मल है और एक ऐसा डिफेक्टेड वाला आ गया तो इसको बीमारी नहीं होगी, वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि कौन सा गया? केवल एक। 2 डिफेक्टेड है क्या? देखिए तो कितने डिफेक्टेड हैं? एक। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लेकिन ये है क्या? कैरियर। ये बीमारी को लेके जा रहा है, भले बीमार नहीं है। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा। बीमार हम तब दिखाएंगे जब ऐसा पेयर मिलेगा, 2 डिफेक्टेड चीजें मिलेंगी, तब हम उसको बीमार बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये सब तो समझ गए हो आप लोग, है ना?
नहीं समझे हो क्या? डोमिनेंट रेसेसिव पूरा खेल उसी का है। देखिए रेसेसिव डिसऑर्डर में, रेसेसिव का मतलब क्या समझे, ये जो बीमारी अगर कहीं पर भी दिखाई दे, यहाँ पर जो लिस्टेड है, इसका मतलब है क्या कि ये बीमारी तभी होगी जब दोनों जीन डिफेक्टेड हो। दो जीन रहते हैं, मतलब एलील रहते हैं ना, जैसे हम बोले थे एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम ऐसा रहता है तो इसके पास कोई एक कैरेक्टर के लिए दो एलील रहते हैं, ऐसे पढ़े हो। यहाँ पर मान लो आई कलर का है तो यहाँ पर भी आई कलर का रहेगा, यहाँ पर स्किन कलर का है तो यहाँ पर भी स्किन कलर का रहेगा, ऐसे दो एलील रहते, पढ़े हो ना। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ एक जीन डिफेक्टेड है तो यहाँ पर दूसरा भी जीन डिफेक्टेड होना चाहिए, तभी वो बीमारी होगी। यहाँ पर जितनी भी बीमारियां हैं ये ऐसी होगी। इसका अगर आपको ऐसा निकालने के लिए अगर चार्ट देंगे ना, पेडिग्री, मान लो यहाँ पर ऐसे बना देंगे एक, और इसकी शादी करा देते हैं ऐसा, और मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफेक्टेड है, अब इसके बच्चे बनाना है आपको, है ना, एक लड़का, एक और लड़का, एक लड़की, चलो, है ना। अब बना के बताइए कि यहाँ पर कौन बीमार रहेगा, कौन बीमार नहीं रहेगा। सारे कैरियर जिस भी क्रोमोसोम का है ये ऐसे डिफेक्टेड रहेंगे, तो जिसके पास ये जाएगा, है ना, मान लो ये नॉर्मल है तो इससे ऐसा नॉर्मल क्रोमोसोम आएगा, यहाँ पर डिफेक्टेड इसको ग्रीन में ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्रोमोसोम इसके पास आया, अब इधर से एक रेड वाला आया, तो इसके पास केवल एक क्रोमोसोम है डिफेक्टेड, दो है क्या, एक, इसको बीमारी होगी, ये बीमार नहीं है। दूसरा कंडीशन यहाँ देखिए, इसके पास भी सेम ऐसा, इसके पास भी सेम ऐसा, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे या नहीं, नॉर्मल रहेंगे या नहीं, हाँ ये नॉर्मल है, इनको बीमारी नहीं है, लेकिन कैरियर है, कैरियर। सेम ऐसे ही देंगे आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसा आपको पेडिग्री बना देंगे, ऐसा इसका अब जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसको आप यहाँ पर बताइए कि इसके आगे का जनरेशन है, फिर इसकी शादी हम किसी और से करा देंगे तो क्या होगा, ऐसे, और कुछ नहीं देंगे, ठीक है। इसको लिखोगे, बीमारियां लिख लो भाई। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं भाई। क्या 3Q, 3 नंबर का क्रोमोसोम, क्यू आर्म मतलब छोटा आर्म की बड़ा आर्म, क्रोमोसोम में ऐसे दो आर्म रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो आपको मैं बोला था ऊपर को छोटा बना के नीचे बड़ा बनाना, तो जैसे लेटर्स आते हैं वैसे ही बोलना, पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो ऊपर को छोटा बनाया नीचे को बड़ा बनाया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी, उसके बाद नीचे का क्यू। नहीं समझे? यहाँ ये बीमारी मल्टीपल मतलब क्रोमोसोम पर होती है, इस कारण से यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं दी है। लिख लिए? अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लेना, सिकल सेल एनीमिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बन सकते हैं, आएंगे नहीं लेकिन बन सकते हैं, बिल्कुल आने के भी चांस है। अब ध्यान से सुनो, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, हंसियाकार, है ना। उसका रीजन क्या है वो देखेंगे, आखिर वो ऐसा शेप का क्यों हुआ और उसका नुकसान क्या है, या फिर ऐसे शेप वाले के में मलेरिया पैरासाइट क्यों काम नहीं करता। आपने सुना है ऐसा, जिनको सिकल सेल रहता है उनको मलेरिया नहीं होता, उसका रीज़न क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर और क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल नुकसान हो, जेनेटिक डिसऑर्डर से कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें है एडवांटेज, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हेडिंग डाल लेना, सिकल सेल एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं, एक हिंदी में कुछ नाम बोलते हैं क्या, हाँ, दात्र
हाँ? अच्छा, रक्तता, रक्तता, ठीक है। इसमें मलेरिया नहीं होता। हमेशा ऐसा सेप रहेगा जरूरी नहीं है। हाँ, सेप का मतलब, ये सेप कब आता है मालूम, जब बहुत ज्यादा ना ऑक्सीजन स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो अपन लंबे सफर में गए, है ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब पैदल जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए रहता है। उस टाइम पे नॉर्मल जो आरबीसी का शेप है वो और ज्यादा ऐसे हंसी आकार होने लगता है। तो मैक्सिमम चांसेस है ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन में ऐसा शेप देखने को मिलेगा। हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, है ना। तो ऐसे ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, उस टाइम पे ऐसा शेप बनते जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी होती है उस टाइम। अब जो आप बोले ना मलेरिया वाला, वैसा नॉर्मल मान लो ऐसा है, ये आरबीसी कुछ कुछ बन रहा है, नॉर्मल बनेगा तो उस टाइम पे तैसा रहेगा क्या, ये आधा आधा बनेगा, है ना, बनेगा तैसा रहेगा। ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तब ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में मान लो इस टाइम पे है ऐसा। अब इसमें अगर मलेरियल पैरासाइट है तो वो तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक वो मर जाएगा, इतना कंफर्म है। स्प्लीन में जाके उसको फेंक दिया जाता है, ले भाई तू तेरा काम खत्म, ऐसे करके। ऐसे सेल को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको तुरंत भेज देती स्प्लीन में। उसको क्या बोला जाता है स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ऐसा है तो इसको बोलेंगे डिफेक्टेड आरबीसी है, इसको तुरंत फेंक देंगे कहां पर, स्प्लीन में। इसकी तुलना में इसको जल्दी फेंक देते हैं क्योंकि ये क्या है, डिफेक्टेड है करके। ठीक है, तो इसमें अगर जो पैरासाइट है वो तो जल्दी निपट गए ना, समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें है वो तो बचे रहेंगे, ग्रो कर रहे हैं, जब तक है तब तक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा शेप है तो इसको तुरंत फेंक दिया जाएगा, तो जो क्या है प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, वो भी उसके साथ स्प्लीन में चला जाता है और वहां पर वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और भी रीजन है जो ग्रो नहीं कर पाता, उसको अब देखेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसको बोला जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल है मतलब 1 से लेकर 22 तक के किसी ना किसी क्रोमोसोम में होता है। रिसेसिव है मतलब इसके लिए हाँ 2 डिफेक्टेड जीन्स चाहिए। कितने चाहिए, 2 डिफेक्टेड। जिन की 2 कॉपी रहती है, उसमें से एक डिफेक्ट होगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर जीन HBB हीमोग्लोबिन वाला ये जीन, बीटा जीन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, बीटा जीन। ये क्रोमोसोम नंबर 11 में पाया जाता है। किसमें, 11 में। तो ये जीन प्रभावित होता है, ये जीन डिफेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बीटा जीन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बेटा के जीन, हीमोग्लोबिन बीटा जीन, ये प्रभावित होता है। अब transmitted from parents to the offspring when both the parents are carriers for the gene और heterozygous। heterozygous का मतलब होता है 2 अलग अलग, सेम नहीं। अगर ये भी ग्रीन, अगर ये भी ग्रीन बनाता तब उसको मैं बोलता क्या, होमोजाइगस। ये ग्रीन है दूसरा रेड है, मतलब ये एक नॉर्मल है दूसरा डिफेक्टेड है, ये नॉर्मल, और इसको हम बोलेंगे डिसीज्ड है करके डी लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर भी ऐसा है। तो चांसेस क्या है, देखिए अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है उस टाइम पे इनसे जो बच्चा होगा उसमें वो डिसीज देखने को मिल सकता है। तो चांस इसके कितने, 50%। देखिए तो यहां से आप निकाल लीजिए, ये ऐसे, यहां पर एक क्रोमोसोम आया ये वाला, ये है डिफेक्टेड क्रोमोसोम इधर से पेरेंट 1 से। ठीक है, अब यहां से भी आ गया कौन सा क्रोमोसोम, रेड वाला डिफेक्टेड। ठीक है, एक बच्चे में, दूसरे बच्चे के चांस क्या है, एक के पास रेड आए और दूसरे के पास ऐसा ग्रीन आ जाए, एक चांस। एक और चांस बन सकता है, देखिए क्या, एक ग्रीन और दूसरा ग्रीन। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, देखिए तो बन सकता है। अब इसको देख के बताओ किसको बीमारी है, किसको सिकल सेल एनीमिया है। नीचे यहाँ पर 3 बच्चे पैदा हुए, इसको बीमारी है, ये डिफेक्टेड है कि नॉर्मल वाला बताया था, इसको नॉर्मल है ना, डिफेक्टेड बताया था रेड वाला। अब देख, जिसके पास अगर ऐसे सेम डिफेक्टेड क्रोमोसोम आ गए
ये डिफेक्टेड क्रोमोसोम है। क्या है? डिफेक्टेड क्रोमोसोम। तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेटेड। क्या बोलते हैं? म्यूटेटेड। ठीक है, मतलब इसको बीमारी है वो। अब म्यूटेशन का मतलब इसमें म्यूटेशन हुआ, इस कारण से सब बोल रहे म्यूटेटेड। ठीक है, अब इसको हो जाएगा सिकल सेल। यहाँ पर बीच वाले में बताइए होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास केवल एक डिफेक्टेड है। दोनों है क्या डिफेक्टेड? नहीं, तो इसके पास एक डिफेक्टेड है, तो ये हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। अब ये है पूरा हेल्दी। तो देखिए यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों कैरियर हैं। क्या है? कैरियर। लेकिन इसके बच्चे में चांसेस क्या है होने के सिकल सेल एनीमिया के? देखिए तो इसको आप पुनेट स्क्वायर में ऐसे निकालोगे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला निकाले थे, याद है? ऐसे चौकोर डिब्बा नहीं निकाले थे? और इसमें अगर ऐसा करोगे तो मान लो हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन ए सिकल सेल वाला, हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल और हीमोग्लोबिन ए सिकल सेल वाला। अब यहाँ पर देखिए रेशियो क्या आएगा, ध्यान से सुनना। HbA आएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखिए HbA। यहाँ पर क्या है? HbA और HbS। यहाँ क्या आएगा? HbA और HbS। यहाँ पर क्या आएगा? HbS HbS। इसमें से रेशियो क्या रहा है देखिए तो सिकल सेल वाला नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब नॉर्मल कितने और किसको बीमारी है? नॉर्मल कितने हैं देखिए तो 1 2 3, 3 लोग नॉर्मल है और बीमार कौन है? ए। रेशियो क्या आएगा? 3:1। समझ रहे ना? ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा आएगा तो बना लोगे ना। सिंपल है, आपको केवल क्या देखना है कि अगर जब ये दोनों डिफेक्टेड रहेंगे तभी यहाँ पर हम उसको बीमार बनाएंगे। तो ये है आपका डिसीज और ये है आपके नॉर्मल। क्लियर ना? कोई डाउट इसमें? एकदम इजी। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। कम बनना और ज्यादा बनना मतलब होता है क्वांटिटी। जैसे बताते हैं ना, आपको मैंने 10 सिक्के दिए, एक को 11 दिए, तो आप बोलोगे ना मेरे को कम दिए उनको ज्यादा दिए, ऐसे। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के चैन में कोई मतलब नहीं, सेम टू सेम चैन है नॉर्मल की तरह, लेकिन सीक्वेंस बदल गया है एक जगह। वो भी कौन सी जगह है? वो 6वें नंबर का अमीनो एसिड। उसके कारण से उसका फंक्शन अल्टर हो गया है, फंक्शन दूसरा कर रहा है, बाकी नंबर वही है एकदम से। समझ गए कि नहीं? अगर इसको क्वालिटेटिव बोला हूं तो इसका मतलब समझे कि नहीं? नहीं समझे? किसको किसको नहीं समझ में आया? क्वालिटेटिव मतलब नहीं समझे ना? देखिए मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या, गिनना। अगर संख्या में गड़बड़ी हो तो उसको बोलेंगे क्या? क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर संख्या में गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर क्या है? मान लो 8, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 3 4 5 6 7, ये 8 अमीनो एसिड, समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर दूसरा जगह है, यहाँ पर भी 8 अमीनो एसिड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ले 8। ठीक है, दोनों में 8 है। अलग है क्या? दोनों में संख्या सेम है ना। केवल यहाँ 6वें नंबर का अमीनो एसिड है, वो इसमें चेंज हो गया है, तो इसके कारण से इसका काम बदल गया है, बाकी सीक्वेंस और संख्या तो सेम है। इस कारण से इसको हम बोल रहे हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता? मान लो ये 8 है, इसकी संख्या 6 रह जाती है, अभी 5 रह जाती, तब इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटिटेटिव। लेकिन यहाँ पर संख्या में कमी हो रही है, क्या? सेम है, इसलिए बोल रहे हैं क्वालिटेटिव। क्लियर ना? एकदम इजी। चलिए तो लिखिए, यहां पर एक चांसेस और है, अगर इसको बीमार बना दोगे ना तो भी बीमार बच्चे ही पैदा होंगे, है ना। इसको बीमार बना दोगे तो भी बीमार बच्चे पैदा होंगे। क्या? इसको सिकल सेल है, इसको सिकल सेल है, इस यहाँ से भी बच्चे पैदा होंगे तो बीमार ही होंगे ना। तो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। हाँ, पूरा लिख, एक ठो लिख दे, पूरा एक ठो मत छोड़। सर बीटा तो चेन होता है, तो बीटा का चेन क्यों होता है?
अभी आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है ना। तो इसको बोला जा सकता है कि कौन से चेन में होता है, हीमोग्लोबिन के कौन से चेन में गड़बड़ी होती है, तो बीटा चेन में होती है। तो बीटा चेन के कौन सा क्रम का अमीनो एसिड चेंज होता है, तो छठे नंबर का होता है। तो अमीनो एसिड कौन सा है, तो ग्लूटामिक एसिड है। तो उसकी जगह कौन लेता है, वैलिन लेता है। उसका कोड क्या है, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद है, उसको मैं बताऊंगा, उसमें पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये आप लिख लो, उसके बाद फिर बताते हैं अच्छे से। इसके सिम्टम्स आप नहीं बता सकते सिकल सेल एनीमिया के, नॉर्मल दिखते हैं इंसान, है ना, यहां पर नॉर्मल अरे तो नॉर्मल है तो नॉर्मल का नहीं, तो चलो हो गया। चलो क्या क्या आ गया ऑटोमेटिक। कारण क्या है, कारण कॉज है ना, कारण क्या है इसका, देखिए कॉज क्या है। यहां पर आपके पास 2 आरबीसी है, एक है नॉर्मल आरबीसी और एक है म्यूटेटेड आरबीसी, मतलब सिकल सेल वाला, सिकल सेल आरबीसी, ठीक है। अब होता क्या है, कारण देख रहे हैं ना अपन, किस कारण से हो रहा है सिकल सेल, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास जो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है ना मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, नहीं पढ़े हो, हीमोग्लोबिन। अब ये आरबीसी मिलता है, इसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहते हैं। ऐसे यहाँ पर बीटा चेन है, इधर एक चेन होगा, मान लो ऐसे अल्फा चेन, ऐसे समझने के लिए है ना। ये ऐसे अल्फा चेन है, मान लो ये अल्फा चेन, और ये है बीटा चेन। तो आपको पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के कौन से चेन में गड़बड़ी होती है, कौन सा चेन है वो, बीटा चेन। कौन सा चेन, बीटा चेन। और ये चेन किसका है, अमीनो एसिड का चेन, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन को अगर बोल रहे हैं यहाँ प्रोटीन है करके, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, नहीं बना होता, बना होता। तो ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे बीटा चेन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि छठवें नंबर का जो अमीनो एसिड है वो नॉर्मल में रहता है क्या, ग्लूटामिक एसिड, बीटा चेन में। यहाँ पर देखिए GLU लिखा है ना, ग्लूटामिक एसिड, इसका कोड रहता है GAG, ये है इसका कोड, क्लियर। अब जो सिकल सेल एनीमिया वाले जो लोग रहते हैं उसमें क्या है, म्यूटेटेड आरबीसी में छठे नंबर का जो अमीनो एसिड है वो बदल जाता है, क्या हो जाता है, वैलिन। वैलिन का कोड है GUG। एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। तो आपको उसको याद में रखना है कि किसकी जगह कौन लेता है। यहां पर एडेनिन की जगह कौन ले रहा है, यूरेसिल। कौन ले रहा है, यूरेसिल, नॉर्मल कंडीशन में ना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा चेंजेस क्यों आया, क्या आरएनए में ही वो ऐसा गड़बड़ी होता है क्या, आरएनए एमआरएनए बनता है उस टाइम पे गड़बड़ी हुआ क्या, नहीं। ऐसे रिजेक्टेड आरएनए को फेंक दिया जाता है, मतलब जो डिफेक्टेड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि डीएनए में ही जब इसकी कॉपी हो रही थी ना, उसी टाइम पे GAG की जगह क्या जुड़ गया था, GTG। जब इसका कोड बनाना हुआ उस टाइम पे क्या बन गया, G की जगह क्या, T की जगह क्या आ गया, U। G का G रहा, इधर G का G रहा। तो यहां पर अगर बोलेंगे डिफेक्टेड डीएनए का कोड बताइए, किसका कोड, डिफेक्टेड डीएनए का, तो ये है आपके डीएनए का कोड। किसका कोड, डीएनए का, जो कि डिफेक्टेड है, क्या है, डिफेक्टेड। ये नॉर्मल का कोड है, किसका कोड है, नॉर्मल का। ये किसका कोड है, डिफेक्टेड का। तो इसका, इस डिफेक्टेड डीएनए का जो कोड बनेगा वो ऐसा बनता है। ये कोड किसके लिए था, वैलिन के लिए। क्लियर ना, इसमें कोई समस्या बताइए तो कुछ पॉइंट। हाँ, सिंपल है। आपको क्या देखना है, ये किससे संबंधित बीमारी है, तो आरबीसी से। किससे, आरबीसी से। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोल रहे हैं क्या,
हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है अल्फा चेन, दूसरा बीटा चेन। तो संख्या कितनी कितनी मिलती है? 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये डिसऑर्डर जो है वो बीटा चेन में गड़बड़ी के कारण होती है। कौन से चेन में? बीटा चेन में। इस बीटा चेन में 6वें नंबर का जो अमीनो एसिड है वो नॉर्मल में रहता है, क्या? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जो सिकल सेल वाले रहते हैं उनमें क्या रहता है? वैलिन। कोड याद रखेंगे बस ग्लूटामिक एसिड का, आपको उसको तोड़ के बना लो, ग्लूटामिक एसिड। कोड याद आ जाएगा ना, GA। तो यहां पर भी लिख दो G, ग्लूटामिक एसिड। सिंपल कोड याद करने का तरीका ये हो गया। उसका है GUG, RNA है, ऐसा करें। कोई डाउट इसमें? कोई समस्या भी देख के बताओ तो। चलो फिर बनाओ। एक रीजन बताऊं उसके बाद लिखोगे क्या? पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सोचो इसका जो शेप है वो ऐसा क्यों हुआ? एक अमीनो एसिड के कारण ऐसा शेप कैसे? कोई रीजन तो होगा। बाकी बहुत बड़ी गड़बड़ी है क्या? ये देखिए तो, एक कोड में चेंज है और एक अमीनो एसिड बस में चेंज है उसके कारण। तो एक जगह चेंज के कारण इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हो रही है? आरबीसी अपना शेप क्यों बदल रहा है? रीजन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ग्लूटामिक एसिड जो है ना वो हाइड्रोफिलिक रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। अब ये जो वैलिन है ना जो चेंज हुआ है वो रहता है हाइड्रोफोबिक। क्या रहता है? हाइड्रोफोबिक। ये है हाइड्रोफोबिक। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर था हाइड्रोफिलिक, तो पानी में है, आपके ब्लड है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें पानी है, भरा हुआ है पानी, है ना? तो चारों तरफ पानी है, तो नॉर्मल ऐसा शेप में ये इधर उधर जा सकता है। अब उसी चीज में जैसे पानी में आपने तेल डाला तो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाता ना। सेम वैसे ही वो क्या हाइड्रोफोबिक रहता है। तो ये भी क्या हाइड्रोफोबिक है। तो पानी में क्या रहता है, ये ऐसे ना फिर सिकुड़ने लगता है, अपने आप को ऐसे कंजेस्टेड करने लगता है। तो आरबीसी का शेप इसी कारण से ऐसे बदल जाता है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? यहां पर हीमोग्लोबिन में इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन है, तो बहुत सारे ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, इसका शेप छोटा है, कम जगह है, तो कम हीमोग्लोबिन है, समझ रहे हैं ना? तो कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। दूसरा चीज, अगर मलेरियल पैरासाइट वाला मैं बताने वाला था, देखिए उसके जीवन को पूरा करने के लिए ना यहाँ पर ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं प्लाज्मोडियम के। तो यहाँ पर ना भरा पड़ा है पूरा न्यूट्रिएंट, खाना भरा पड़ा है। क्या है? खाना। ठीक है, अब होता क्या है, जब आरबीसी का शेप चेंज होता है ना, ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ता है, तो इसमें ऐसे खिंचाव के कारण ना इसमें जो पोर्स रहते हैं ना, छेद रहते हैं, वो ऐसे फैल जाते हैं बड़े बड़े। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है सारे के सारे बाहर। तब किसी को खाना नहीं मिलेगा, कितने दिन जिंदा रहेगा? रहेगा क्या? तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बाहर चले जाते हैं, तो उनको खाना नहीं मिल पाता, इस कारण से भी मर जाते हैं। और ऐसे डिफेक्टेड आरबीसी को स्प्लीन में जल्दी से फेंक दिया जाता है। दूसरा रीजन ये है। समझ गए ना? कोई समस्या बताओ भाई। चलो फिर लिखो। शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो ऐसे आउटलाइन तैयार करना है, हर बीमारी का आउटलाइन। एक बीमारी का नाम लिखो, ऐसे लाइन खींचना, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें ऐसे शॉर्ट में एक पन्ने में सब खत्म हो जाए ऐसा, क्योंकि हर चीज तो नहीं पढ़ सकते ना आप, तो शॉर्टकट में उसको लिखना है एक एक लाइन दे देके। ठीक है, हो गया? दे अच्छा बना, जल्दी बना। पूरा रंग बिरंग का क्रोमोसोम बना रही है ये अमीनो एसिड। हो गया। अब ध्यान दो, लास्ट सिम्टम्स और एडवांटेज है। सिम्टम्स आपको मालूम है, वो चेक बोर्ड तो आप बना ही लोगे, नहीं बना सकते? ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो नहीं बना सकते? नॉर्मल कितने, किसको बीमारी होगी, वही है।
जो अभी जस्ट किए थे वैसा, ठीक है। नॉर्मल को एक क्यों लिखा है? क्या लिखे हैं? नॉर्मल को एक। ए और एस ऐसा बोल रही है क्योंकि हीमोग्लोबिन ए उसका जीन रहता है ना हीमोग्लोबिन का, उसको हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए ऐसा जीन के नाम पे। और जो डिफेक्टेड रहता है ना सिकल सेल वाला, उसको हम हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं, एस सिकल सेल्स, ठीक है, इसी कारण। चलो ध्यान दो, सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या नजर आएंगे। आरबीसी का शेप हंसियाकार जैसे वहां पर दिखाया गया था, ठीक है। किसके कारण? ड्यू टू ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसे शेप बनने लगता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी ना, कि अगर बहुत लंबे ऐसे पहाड़ वगैरह चढ़ने पड़े बहुत ज्यादा ऊंचे, है ना, 1000-1500 सीढ़ी ऐसा टाइप का, तो हालत खराब हो जाएगा। तो आरबीसी और ऐसे धीरे धीरे संकरा होता जाएगा, मत चढ़ना। तो चल, सिकल सेल आरबीसी क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द स्प्लीन, स्प्लीन में फेंक दिया जाता है जल्दी। किसकी तुलना में? एक नॉर्मल आरबीसी की तुलना में सिकल सेल वाले आरबीसी को जल्दी फेंक दिया जाता है, जा भाई निकल, तेरा कोई रोल नहीं है, ऐसा टाइप, ठीक है। उसके बाद कॉजिंग सीरियस एनीमिया, अब अगर ज्यादा ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन रहा, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो एनीमिया भी हो सकता है ना। ऑक्सीजन की कमी तो होती है क्या? एनीमिया, ब्लड में खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, है ना, ऐसा। सिकल सेल आरबीसी कैन बिकम लॉस्ट इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो ऐसा बोला जा रहा है कि छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, वहां पर फंसने के चांस है इसके, तो इसी कारण से स्प्लीन के द्वारा इसको जल्दी से फेंक दिया जाता है। अगर बहुत सारी इकट्ठा रहे, मान लो शरीर में इकट्ठा होने लगे, समझना 120 दिन का जिंदगी रहता है ना आरबीसी का, तो ऐसे अगर वो भी जिंदा रहा, उसको जल्दी नहीं फेंका गया, तो आरबीसी, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर आरबीसी अगर बहुत दिन तक ऐसा रहा हंसियाकार, तो ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे ना मुड़ मुड़ के ऐसे कहीं पर इकट्ठा होने लग जाएंगे, इसी कारण से इसको जल्दी से रिमूव कर दिया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। एक जगह अगर ऐसे इकट्ठा होने लगे तो जगह ब्लॉक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना, इसी कारण से इसको जल्दी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है हाई ऑक्सीजन डिमांड इन बॉडी, तो सिंपल सी बात है, अगर आरबीसी का शेप ऐसा छोटा है, छोटा बोल सकते हैं ना उसको, या फिर आधा है ना, सिकल सेल है मतलब आधा है, पूरा नहीं है वो, उस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो सिकल सेल है वो कम ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और आपके बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लगेगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हुई तो। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हार्ड वर्क करने लगे, बहुत ज़्यादा तेज भागने लगे या फिर और कुछ करने लगे, तो आदमी थक जाता है ना, उस टाइम पे नॉर्मल इंसान की जगह उसको थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन, और कुछ नहीं। एडवांटेज, फायदा क्या है भाई इसका? रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरियल पैरासाइट है क्या, यहां पर क्या होगा देखिए, मलेरियल पैरासाइट को जो रीजन बताया था ना, एक तो उसका शेप क्या है, ऐसा है, तो अपना पूरा सर्कुलेशन, पूरा लाइफ साइकिल वहां पर बिता नहीं सकता, क्योंकि खाना जो है वो बाहर निकल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा चीज, स्प्लीन के द्वारा उसको जल्दी से फेंक दिया जाता है, मतलब स्प्लीन में फेंक दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा स्प्लीन में फेंक दिया जाता है, तो वहां पर अगर कोई प्लाज्मोडियम है, कोई बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, सॉरी, है ना, कोई प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, तो वो क्या हो जाएगा, वहां स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाएगा। क्लियर ना, इस कारण से ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मलेरिया हो जाए, लेकिन वो जल्दी भी ठीक हो सकता है, ठीक है, ऐसा। चलिए फिर लिखिए इसको, कंप्लीट हो गया फिर ये।